हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के साथ में उपस्थित हूँ। देखिए, डिटेल एडवर्टाइजमेंट अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो SGPGI ने अभी जो रिक्रूटमेंट निकाला है, ठीक है, उसका अपन डिटेल से एडवर्टाइजमेंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, आप जब भी एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसका आपको नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से आगे चल के अपने को सब चीज़ें पता होती है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो OT असिस्टेंट की वैकेंसी वो बैकलॉग है, मतलब कि ये वैकेंसी है वो आपके 2024 की है। जो वैकेंसी आई थी, एग्ज़ाम नहीं हुआ था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे वापस से हम देख लेते हैं कि कितना कितना रहने वाला है और हम कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हैं। वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देखिए, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट आया हुआ है। कम से कम इसमें टॉप पोस्ट 1200 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक CSST असिस्टेंट का है जिसके अंदर 20 पोस्ट है। एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट है, ठीक है, जो कि कितना रहने वाला है, 43 रहने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कितना है, OT असिस्टेंट का पोस्ट रहने वाला है कितना, 81 रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है। जहाँ पे जो एलिजिबिलिटी आपको करती है कि हाँ यार, मैंने ये डिप्लोमा डिग्री किया है, मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ, तो आप वहाँ पे फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है। देखिएगा, यहाँ पे अनरिजर्व्ड जो UR से करते हैं उसको 1180 रुपये देने पड़ेंगे। OBC EWS है उसको भी 1180 लगेगा। और जो SC ST है उसका कितना लगेगा, 708 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जब भी फॉर्म भरे तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक चीज़ है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करता है, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, उसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश विल बी अदर देन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर UR कैटेगरी अनरिजर्व। यदि बाहर से कोई भी अप्लाई कर रहा है फॉर्म को तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही आएगा। और यहाँ पे EWS की बात की जाए तो EWS आपका कब से कब होना चाहिए, आपके इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 24-25 का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे बात बोली गई है कि फीमेल कैंडिडेट्स यदि क्या करती है, कास्ट सर्टिफिकेट देती है, इशू किया गया उनका, तो वो फादर की साइड से होना चाहिए। ठीक है, फादर की साइड से होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, तभी वो वैलिड रहेगा, वरना ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, एज दे रखी है, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि एज 18 से 40 तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सर क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जो भी नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए BSc ऑनर्स होना चाहिए या BSc नर्सिंग किया होना चाहिए। उसके पास में क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके पास में क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूँ, या तो उसको पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट BSc होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट BSc होना चाहिए, मतलब कि उसके पास भी क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। और वो आपके स्टेट या जहाँ से भी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग है तो वहाँ से वो एलिजिबल होना चाहिए, मतलब वहाँ पे रजिस्टर्ड वो होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर डिप्लोमा के लिए, तो देखिए डिप्लोमा के लिए उसको GNM किया होना चाहिए। क्या किया होना चाहिए, GNM किया होना चाहिए। GNM के अंदर भी उसको स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से मान्यता होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे डिजायरेबल बोला गया कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मांग लिया है, जिसने भी GNM किया हुआ है उसको 50 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना, 2 ईयर का। ठीक है, तो वही एलिजिबल है, वही यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है CSST असिस्टेंट की। देखिए, CSST असिस्टेंट के अंदर बोला गया है 10+2 साइंस से होना चाहिए। ठीक है, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए CSST का, उसके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में उसे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल का। अब लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल एक तरीके से क्या हो गया बेटा, मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में बात की जा रही है। किसके संदर्भ में, मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में यहाँ पे बात की जा रही है।
तो वहाँ पे लार्ज हॉस्पिटल होगा, उसके अंदर उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, वही क्या कर सकता है, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, बाकी नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सर हॉस्पिटल अटेंडेंट, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए आपको 12th पास का होना, सॉरी 10th पास होना ज़रूरी है। साथ में ये बोला गया है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं पर भी जहाँ पे सिविल या मिलिट्री हॉस्पिटल हो, ठीक है, या कोई नर्सिंग होम हो, या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, वहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें जो बैकलॉग भर्ती थी, बैकलॉग जो भर्ती थी उसकी अपन बात करें तो बैकलॉग भर्ती के अंदर क्या बोला गया, ओटी असिस्टेंट का है, जिसके अंदर आपका बीएससी एनेस्थेसिया या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट से होना चाहिए। मतलब कि आप या तो बीएससी किए होने चाहिए ओटी के अंदर या फिर एनेस्थेसिया के अंदर। नेक्स्ट है या तो बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पर भी यदि आपने डिग्री का कोर्स किया हुआ है, सॉरी हाँ जी, डिग्री का कोर्स किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले यहाँ एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, ठीक है, डिप्लोमा वाले को बेटा यहाँ पे एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है कि वहाँ पे इनका कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं सरकार से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि यदि आप लोग कहीं पर भी रन कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स रन कर रहे हैं, तो उनको भी वैकेंसियों के अंदर शामिल कीजिए, वरना ये कोर्स करना आप लोग बंद करवा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे हैं कहाँ पे 10-5 हज़ार की नौकरी में आजकल कहाँ गुजारा होता है और वैकेंसियाँ पहले ही कम आती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कैसे कैसे अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। अभी एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल जो होगा उसका अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, डेट नहीं आई है, तो आप लोग उससे पहले रिसेंट आपकी कलर्ड फोटोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर आपका स्कैन होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आएगा, आपकी जो मार्कशीट है 10th 12th और डिप्लोमा ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका है वो सब कुछ रहने वाला है। यदि आप कास्ट या कैटेगरी से संबंधित है तो उसका भी आपको सब चीज़ें अपलोड होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि और क्या है, देखिए आगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं किस किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। यदि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक से अधिक पारियों के अंदर आपकी क्या होती है बेटा, एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, एक से अधिक या 2 3 4 पार्ट्स के अंदर या पारियों के अंदर आपकी एग्ज़ाम होती है, तो फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पे की जाएगी। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।